स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आप लगातार सेंटर और स्टेट के बीच में जो विवाद है वो सुनते रहते होंगे। स्पेशली जो ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जो केंद्र सरकार है वो ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है। तो अभी हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है ईडी के खिलाफ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ। और यहाँ पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ईडी ने अपने सभी हदें पार कर दी हैं। या आप देख सकते हो खबर, ED is crossing all limits. सुप्रीम कोर्ट स्टेज एजेंसीज प्रोब इनटू टेस्मैक। तो यहां पर जो ईडी है वो टेस्मैक में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसी के ऊपर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो ये पूरा मामला है क्या, ये टेस्मैक से रिलेटेड क्या जुड़ा मामला है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि इस केस से रिलेटेड सभी कुछ आपको जानने को मिल जाए और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी प्रोविजंस हैं वो भी आपको पता चलेगा ताकि स्पेशली आपके एग्जाम में आपको फायदा मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसके ऊपर आरोप लगाया है। और इन्वेस्टिगेशन किसके ऊपर चल रहा था? टेस्मैक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और ये टेस्मैक मैं आपको बता दूं, ये तमिलनाडु के अंदर जो तमिलनाडु की सरकार है उसकी खुद की लिकर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है, जो शराब का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसी से रिलेटेड यहाँ पर मामला है। और ये जो कंपनी है टेस्मैक, ये डायरेक्टली तमिलनाडु सरकार के अंडर में आती है। खैर, इस केस के हाईलाइट के बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली आरोप क्या लगा है, देखिए ये जो टेस्मैक है ना, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जो कि लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और ये तमिलनाडु सरकार के अंदर में आती है। तो इनके ऊपर कुछ साल पहले आरोप ये लगा था कि इन्होंने 1000 करोड़ का स्कैम किया है। और यहां पर बेसिकली आरोप यह लगाया गया कि जो लिकर के प्राइसेस हैं वो बढ़ाए गए हैं, जो टेंडर है उसको मैनिपुलेट किया गया है, घुसखोरी हुई है, यहां पर ब्राइबरी। तो इस तरह के आरोप इनके ऊपर लगाए गए और इसको देखते हुए करीब 40 के आसपास FIR दर्ज किया गया था बाई तमिलनाडु विजिलेंस। अब ध्यान से समझिएगा, ये कंपनी किसके अंडर में आती है? तमिलनाडु सरकार के अंदर में आती है। यहां पर FIR किसके द्वारा दर्ज कराया गया? तमिलनाडु सरकार की ही जो एजेंसी है तमिलनाडु विजिलेंस, उनके द्वारा 40 FIR दर्ज कराया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 40 FIR था ये इस कंपनी के ऊपर नहीं कराया गया, टेस्मैक के ऊपर नहीं था। बेसिकली टेस्मैक से जुड़े हुए कई सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर ये FIR दर्ज कराया गया था, ना कि कंपनी के खिलाफ। और ये FIR आप देख सकते हो 2014 से 2021 के बीच में हुआ था। फिर होता क्या है, अचानक से इस साल मार्च 2025 में यहाँ पर ईडी एक्शन में आ जाती है और ईडी क्या करती है, टेस्मैक का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर रेड करती है और कई सारे जो फाइल्स हैं उसको सीज कर लेती है, कई सारे डिवाइसेस सील कर लेती है। और तभी मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामला तमिलनाडु सरकार के द्वारा लाया गया और उनके द्वारा कहा गया कि देखिए यहां पर ईडी के इन्वेस्टिगेशन का कोई हक नहीं बनता, मतलब ये जुरिस्डिक्शन जो है वो ईडी के अंडर में नहीं आता है और इसीलिए ईडी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, रेड कर रही है, उनके ऊपर रोक लगाना चाहिए। और यहां पर मामले की सुनवाई की जाती है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच के द्वारा, चीफ जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस AG मसीह के द्वारा। और यहां पर रूलिंग भी दी जाती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जो पूरा मामला चल रहा था, केस चल रहा था, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या दिया, कंसर्न्स क्या जताया। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है वॉयलेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि उन्होंने सभी हदें पार की हैं, क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स एंड ओवर स्टेपिंग जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो ईडी है वो अपने जुरिस्डिक्शन को ओवर स्टेप कर रही है, मतलब जहां पर उसका मामला नहीं आता है वहां पर भी जानबूझकर जाकर यहां पर रेड करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो पुलिसिंग का मामला है, वो आपका स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, मतलब वो राज्य सरकार के अंडर में आता है। कि अगर मान लो हम टेस्मैक की बात करें तो टेस्मैक में घोटाला हुआ है। टेस्मैक किसकी कंपनी है? तमिलनाडु सरकार की कंपनी है। तो यहां पर जुरिस्डिक्शन जो है वो तमिलनाडु सरकार के अंडर में आएगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो तमिलनाडु की सरकार करेगी। तो ईडी का ये जो एक्शन है, इट वाज डीम्ड एज इंफ्रिंजमेंट ऑफ फेडरल प्रिंसिपल
जो हमारा ये फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पर पावर्स को डिवाइड किया गया है, सेंटर के पास कुछ पावर है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कुछ पावर है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हो रहा है, जहां पर सेंट्रल एजेंसी जानबूझकर इंटरफेयर कर रही है स्टेट एडमिनिस्ट्रेड ऑपरेशंस के अंदर। तो ये सबसे पहला एक तरह से ऑब्जर्वेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा यहां पर क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन का भी अगेन आता है। बेसिकली क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनल एफआईआर है वो कुछ इंडिविजुअल्स के खिलाफ किया गया था, लेकिन ईडी ने क्या किया, यूनिलैटरली जो स्कोप है वो टेस्मैक के ऊपर बिछा दिया। मतलब स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया ना, जो एफआईआर वगैरह हुआ था वो आपका इंडिविजुअल्स के खिलाफ हुआ था, ना कि इस कंपनी के खिलाफ, टेस्मैक के खिलाफ। लेकिन ईडी ने यहां पर जो रेड किया वो टेस्मैक के हेडक्वार्टर में कर दिया, वहां पर जो फाइल्स वगैरह है वो सीज कर लिए। तो इसलिए यहां पर यह भी ऑब्जर्व किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये क्लियर लीगल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा इसको लेकर कि आखिरकार ईडी ने क्यों किया, ईडी आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। और यहां पर तीसरा है कंसर्न अबाउट ओवररीच। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है कि ईडी जिस तरह से फंक्शन कर रहा है इट शुड रिमेन विथ इन स्टैट्यूटरी बाउंड्रीज। मतलब देखो ईडी की पावर कहां से आती है, ईडी की पावर आती है पीएमएलए एक्ट 2002, जो 2002 का कानून है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसके तहत ईडी को पावर मिलती है। तो ईडी को अपने जो लिमिट्स हैं उसी के अंडर में काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि जो इन्वेस्टिगेशन है इट मस्ट स्टेम फ्रॉम वैलिड प्रेडिकेट ऑफेंसेस। मतलब कि यहां पर ईडी जो है वो सिर्फ सस्पिशन के आधार पर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती, पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत कार्रवाई नहीं कर सकती। मतलब केंद्र में अगर मान लो बीजेपी की सरकार है तो उनके कहने पर कार्रवाई नहीं कर सकती। यहां पर जब तक ऑफेंस ये नहीं होता है कि हाँ ये ईडी के क्षेत्र में आएगा, तब तक वो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो आप समझ रहे हो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। और अगर आप देखोगे जो लीगल फ्रेमवर्क आता है इसके अंदर, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया पीएमएलए एक्ट 2002 का, इसके अंदर सेक्शन 21U है जिसमें डिफाइन किया गया है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को, सेक्शन 3 है डिफाइंस मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहां पर यही आता है कि क्या टेस्मैक का जो मामला है वो ईडी के अंदर में आएगा कि नहीं। फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 7th शेड्यूल है, जहां पर स्टेट लिकर और जो आपका स्टेट रन कॉर्पोरेशन है, ये जितने भी है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो क्या एक सेंट्रल एजेंसी स्टेट के अप्रूवल के बिना यहां पर कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरह की सारी चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या पास किया। देखो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह साफ साफ कह दिया है कि ईडी जो है वो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन टेस्मैक के खिलाफ नहीं कर सकती जब तक अंटिल फर्दर नोटिस। और साथ ही साथ ईडी से जवाब मांगा है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगा है कि आपने जो भी कुछ किया इसका आप हमें पहले जस्टिफिकेशन दीजिए कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हो। और जब यहां पर ईडी जवाब दे देगी तो उसके कुछ हफ्ते बाद, कुछ टाइम बाद जो है हो सकता है कि वापस से इसकी सुनवाई हो। खैर इन सारी चीजों के बीच ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल रिएक्शंस आएंगे और तमिलनाडु की सरकार ऑब्वियस सी बात है खुश होगी। तो यहां पर तमिलनाडु की जो सरकार है और जो पार्टी पावर में है डीएमके, तो उन्होंने इस ऑर्डर को वेलकम किया है एंड कहा है कि इट इज विंडिकेशन ऑफ फेडरल वैल्यूज। जो डीएमके के लीडर्स हैं उन्होंने डायरेक्टली जो मोदी लेड गवर्नमेंट है सेंटर में, उनके ऊपर आरोप लगाया कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उसको वेपनाइज कर रही है, मतलब उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। पॉलिटिकली जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी रेड्स, इसको एक टूल बना दिया गया है इंटिमिडेशन का, जानबूझकर जो है दूसरों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। खैर क्वेश्चन यह है कि अब मान लो ईडी यहां पर जब जस्टिफिकेशन देगी तो एक प्रकार से यूनियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या रहेगा। देखो यूनियन गवर्नमेंट ये कह सकती है कि यहां पर जो आपका टेस्मैक में जो भी घोटाला हुआ वो पब्लिक मनी से रिलेटेड था, यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का डायमेंशन आता है और जहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग आएगा वहां पर ईडी जो है उसका क्षेत्र आ जाता है। तो हो सकता है कि ये एक जस्टिफिकेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा जाएगा कि देखिए ईडी जो है वो पॉलिटिकली काम नहीं कर रही है, यहां पर जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसका लिस्ट मिला है, तो हो सकता है कि इसी की वजह से ईडी ने यहां पर रेड किया होगा। तो अब देखेंगे आगे यूनियन गवर्नमेंट का अल्टीमेटली स्टैंड क्या होता है। लेकिन अब समझिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला है फेडरलिज्म अब स्क्रूटनी में आ जाएगी। मतलब दिस इज नॉट जस्ट अबाउट करप्शन केस, वो तो है ही है टेस्मैक वाला, लेकिन अब ये सेंटर स्टेट रिलेशंस का मामला आ गया है। यहां पर
ये केस का जो भी निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का आगे, वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि जो सेंट्रल एजेंसीज की पावर है वो कितनी है, वो कितना इंटरफेयर कर सकती है स्टेट रन एंटिटीज के अंदर। और साथ ही साथ ईडी की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी क्वेश्चन में आने लग गई है, क्योंकि यहां पर एक पैटर्न अगर आप देखोगे तो लगातार क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे अभी दिल्ली एक्साइज केस में भी आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी ईडी को लेकर, बंगाल रिक्रूटमेंट स्कैम, महाराष्ट्र लीडर अरेस्ट, कई सारी चीजों को लेकर ईडी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और देखिए, जाने से पहले यहां पर मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो डाल दिया हूं, ताकि इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी क्या है ना, यूपीएससी का प्रीलिम्स खत्म हुआ है और यूपीएससी का मेंस आने वाला है, तो हो सकता है कि यहां पर आर्टिकल 246 से रिलेटेड, 7th शेड्यूल से रिलेटेड, आर्टिकल 131 से रिलेटेड, क्योंकि ये जो मामला है वो इन सब से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस उठकर आ सकते हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और आई होप कि वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से केस में यहां पर बोला गया था? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, 31 मई तक स्टडी आईक्यू पर यहां पर अर्ली स्टार्ट ऑफर के तहत आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब आपके पास एग्जैक्टली 1 साल बचे हैं अब यूपीएससी 2026 के प्रिपरेशन के लिए, तो इस बैच को जरूर अवेल करिएगा एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।